दिस वे। तो जब मूवमेंट जो होगा वो कैसे हम कहते हैं, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। तो अपवर्ड एंड आउटवर्ड। आउटवर्ड जो होगा उस समय क्या होगा, एंटीरो पोस्टीरियर। नहीं समझे, आगे ऐसा। यस। क्लियर? नहीं समझे आप? हाँ समझ गया सर। और सर डॉर्सो वेंट्रल। डॉर्सो वेंट्रल क्या है बोलिए? डॉर्सो, डॉर्सो मतलब उस तरफ, वेंट्रल मीन्स, हाँ तो डॉर्सो वेंट्रल डॉर्सो वेंट्रल मीन्स, हाँ बैक डॉर्सल साइड मीन्स आगे की साइड। आगे की तरफ, वेंट्रल मीन्स सॉरी, वेंट्रल मीन्स आगे की तरफ, डॉर्सल मीन्स बैक साइड। समझे ठीक नहीं? है सर। तो सर मैं डॉर्सो, हाँ सर, तो रिब्स आगे और पीछे जाएगी उसे डॉर्सो वेंट्रल बोलेंगे। हाँ बिल्कुल। ओके सर। ठीक है। कोई ओके प्रॉब्लम है सर। क्या अभी भी? बोलो, खुल के बोलो। नो सर। नो सर, एक और क्वेश्चन है उसमें पूछना। सर एंटेरो सर जो पोस्टीरियर तो टॉप टू बॉटम जैसा कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर रिब की मूवमेंट की बात कर रहा है ना, टॉप टू बॉटम। यहाँ पे एंटीरियर का मतलब है आगे और पीछे, एंटीरियर का मतलब ये नहीं टिप एंड लास्ट वाला पार्ट, ऐसे नहीं है। नहीं समझे मेरी बात? नहीं, सिर्फ रिब्स थोरेसिक कैविटी को लेके बोल सकते हैं ना, जैसे उसमें डायफ्राम की मूवमेंट के लिए दिया हुआ था ये। तो मतलब उसके फ्लैटन होने से मतलब आप एक बार मुझे ऊपर से। वो बताइए, उसका एक बार लैंग्वेज बताइए, क्या लैंग्वेज पढ़ा है आपने? एनसीईआरटी में दिया है क्या ये? यस सर, यस सर मैं सर। बताता हूँ, मैं हाँ बताता वो हूँ। बोलिए एक बार। सर एक बार दे रखा है कि इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम व्हिच इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ thoracic चैम्बर इन द एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। ओके। और सर हाँ आगे है कि the contraction of external intercostal muscle lift the ribs and the sternum, causing an increase in volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब आपने सही पढ़ा है, अभी देखिए। तो मूवमेंट जो रिब्स का मूवमेंट है वो कैसा है? मूवमेंट का, मूवमेंट जो है रिब्स का, आके मैं पेज आपको करता हूँ, उसमें बताता हूँ मैं आपको, है ना? ठीक है, ओके सर। आइए, जस्ट मिनट। जस्ट, हाँ आपको मैं दिख रहा हूँ? यस सर। यस सर। यस सर। हेलो। हाँ हाँ, आप अगेन उस सेंटेंस को रीड कीजिए, अगेन दोबारा से रीड कीजिए उस सेंटेंस को। Sir, the inspiration is initiated by contraction of diaphragm, which increases the volume of हम्म। thoracic chamber in the anterior-posterior axis. The contraction of ओके। external intercostal muscle lift up ribs and the sternum, causing an increasing volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis. यस बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, रिब्स का जो मूवमेंट है, रिब्स का जो मूवमेंट है वो कैसा है? हेलो। Yes, sir. रिब्स Dorsoventral. का जो मूवमेंट है वो डॉर्सो वेंट्रल है। आई बात समझ में? मीन्स आगे की तरफ और बैक साइड। नहीं समझे जो मैंने आपको बताया? और डायफ्राम की मूवमेंट्स के कारण जो एक्सिस पुल हो रही है वो कहाँ होगी? ऊपर नीचे, आगे और ऊपर नीचे। एक मिनट, दोबारा से वीडियो देखो मेरा आप। देखिए यहाँ पे, देखिए रिबकेज का जो मूवमेंट है वो कैसे हो रहा है, आगे की तरफ और बैक साइड की तरफ। तो इस तरफ से भी बढ़ रहा है और आगे पीछे भी बढ़ रहा है। नहीं नहीं समझे? हेलो। Yes, यस sir. सर। Ribs are आगे और पीछे मूव कर रहा है सब हाँ कुछ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखिए, देखिए ये जो रिबकेज है, ये पहले कैसा था, ऐसा। ठीक है। अब ये कैसा हो गया, ऐसा, ऐसा, और यहाँ पर सॉरी, एक मिनट, ज्यादा बड़ा हो गया। अब ये कैसे हो गया? तो देखें, वेंट्रल साइड में भी बढ़ा, डॉर्सल साइड में भी बढ़ा, और इसका ए
डोर्सल और पोस्टीरियर एंटीरियर में भी स्पेस बढ़ी, नहीं समझे? ए क्या है, एंटीरो पोस्टीरियर, और ये क्या है, ये क्या है? अगर हम इसे डॉर्सोवेंट्रल, अगर आई इसे थिंक। हम स्टर्नम मानते हैं, डॉर्सल। अगर हम इसे स्टर्नम मानते हैं तो दिस इज द वेंट्रल साइड, और अगर इसे वर्टिब्रल कॉलम लेते हैं तो दिस इज द डॉर्सल साइड, नहीं समझे? तो रिब्स के मूवमेंट्स एंड डायफ्राम की मूवमेंट से जो हो रहा है वो कैसे होगा, एंटीरियो पोस्टेरियर, एंटीरियो पोस्टेरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंड रिब्स के मूवमेंट से कैसे होगा, वेंट्रो एंड डॉर्सल। डॉर्सल। तो दोनों साइड से वॉल्यूम बढ़ रहा है, इस तरफ से भी बढ़ रहा है और ऊपर नीचे से भी बढ़ रहा है, नहीं समझे? यस सर। अरे बच्चों बोलो। यस सर, समझ गए हम। यस सर, समझ गए। यस सर। सर क्लियर है। बाकी और बच्चा, और दूसरे बच्चे समझ में आया? यस सर। ओके, चलिए आइए देखें। सो हम बात कर रहे हैं, और कुछ डाउट है आपके इसके अलावा? यस सर। हाँ सर सर, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है वो हाँ एसिडिक होता है आरबीसी में? हाँ, बिल्कुल एसिडिक है, क्योंकि H+ साइन रिलीज करेगा ना, अभी आपको पता चलेगा अभी, है ना? ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज आल्सो बिहेव लाइक ए स्ट्रांग एसिड एंड इट रिलीज H+ साइन। सर और हाउ इट CO2 भी रिलीज? बाइंड हाँ करेगा तभी भी एसिडिक है, और ये भी एसिडिक है। हाँ, लेकिन कैसे ऐसे एसिडिक नहीं होगा वो, कुछ कारण होगा वहां पे। जब CO2 आएगा उस समय आप देखेंगे, अभी ये प्रोसेस आएगा तो आपको समझ में ओके आएगा, ठीक है? और ओके इसके सर। अदर देन और कुछ? सर और हमने कुछ? CO2 का पढ़ा था कि वो डिसॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में होता है और एक बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। तो सर जैसे वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होगा उसमें भी वाटर में ही जाएगा, और हम्म बाइकार्बोनेट आयन भी वो वाटर में मिक्स होके ही बनेगा। तो मतलब ये नहीं, बाइकार्बोनेट आयन में जब होगा तो वो आरबी बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में भी होगा, कुछ पार्ट नॉर्मल डिजोल्व फॉर्म में भी होगा, पानी में तो होगा ही, मतलब लेकिन बाउंडेड फॉर्म दोनों में है ना, वो वाटर में बाउंडेड ही है, फॉर्म में। लेकिन एक बाइकार्बोनेट आयन बन जाता है, मतलब कुछ पार्ट, यस और कुछ पार्ट नॉर्मल यस, CO2 रहता है। बिल्कुल। कुछ पानी में नॉर्मल फॉर्म में डिजोल्व है, जैसे गैस डिजोल्व होती है वैसे डिजोल्व है, कुछ बाउंडेड फॉर्म में है, तो वो बाउंडेड फॉर्म में है ना। ओके सर, क्लियर। क्लियर? और कुछ बोले? हम्म हेलो बच्चों। यस सर, हो सर गया अब सर। हो गया। चलिए आइए फिर हम शेयर करते हैं, ठीक है? ओके, हम लोग CO2 के ट्रांसपोर्टेशन पे थे, ओके, है ना? हेलो बच्चों, आई एम ऑडिबल टू यू ऑल? यस यस सर। यस यस सर। सर। है ना? तो हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द CO2, यहाँ पे थर्ड जो है दैट इज द, तो सबसे पहले मैंने बात की थी इन डिजोल्व, है ना, डिजोल्व फॉर्म। आई बात समझ में? तो डिजोल्व फॉर्म में ये किस में डिजोल्व है, ये डिजोल्व फॉर्म प्लाज्मा में। प्लाज्मा थ्रू में। प्लाज्मा, थ्रू प्लाज्मा, है ना? थ्रू इसके थ्रू कितना होगा, 5 to 7%, है ना? तो ये, एक मिनट, ये बात समझ रहे हो ना? ये थ्रू ऐसे लिख गया है वहां पर, मैं इसको हटाता हूँ, मुझे दोबारा से लिख रहा हूं मैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, तो सबसे पहला क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डिजोल्व स्टेट, किसमें, इन प्लाज्मा। सो ये कितना है, ये आप 7% लिख सकते 5 हैं से डायरेक्टली, 7%। है ना? 7% लिखिए। से दूसरा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन, कितने परसेंट है ये, 20 से है ना? 25%। एंड नेक्स्ट है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन,
बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये लगभग कितना है 70%। सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होगा। आई बात समझ में? जो कितना परसेंट है ये 70%। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन जो CO2 होगा वो किस फॉर्म में होगा? बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, नहीं बाउंडेड फॉर्म में विद द H2O। समझे मेरी बात? हेलो हेलो बच्चों। यस सर। यस सर। तो मैंने आपसे कहा, एज आई सेड, ये मैं आपसे जो लास्ट क्लास थी ऑलरेडी आई डिस्कस टू यू कि जो CO2 है दैट बाउंड विद द, अगर हम बात करें किसके फॉर्म की, इन द फॉर्म ऑफ कार्बो अमाइनो कंपाउंड। तो CO2 जो है इसे ऐसे हम क्यों कहते हैं कार्बो अमाइनो कंपाउंड? क्योंकि CO2 किस पार्ट से बाइंड करेगा? अमाइन ग्रुप से। ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। है ना, NH2 ग्रुप ऑफ द अमाइनो एसिड, है ना, अमाइनो एसिड के NH2 ग्रुप से। तो लिखे यहाँ पे, तो देखें CO2 bind with NH2 group of amino acid. So it is called, है ना, कार्बो अमाइनो कंपाउंड। ठीक है। सो कार्बो अमाइनो कंपाउंड या कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो CO2 जो है दैट बाइंड विद द, किसके साथ बाइंड कर रहा है? NH2 ग्रुप के, है ना, किसके? अमाइनो एसिड के। क्लियर हुआ ये? यस सर। यस सर। तो मैन हम पढ़ेंगे अभी ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज थर्ड जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा एक और बात, आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि डिजॉल्व स्टेट में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो CO2 का कंपेरेटिवली ज्यादा हो रहा है, जबकि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो रहा था। पता है आपको कितना हो रहा था ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन इस फॉर्म में? 3%। 2 to 3%, है ना, 3% के आसपास हो रहा था। दैट मीन्स के CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन है डिजॉल्व स्टेट में कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, बिकॉज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द CO2 इज मोर देन द ऑक्सीजन। जो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी है CO2 की, वो ऑक्सीजन के कंपेरिजन में क्या है? ज्यादा है। क्लियर? क्लियर हुआ? यस सर। है ना। सो नेक्स्ट हम डिटेल में जो पढ़ने वाले हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट आयन, है ना। तो बाइकार्बोनेट आयन की अगर हम बात करेंगे तो देखें, इसके लिए मैं आपको पहले आपको मालूम है RBC के अंदर एक एंजाइम है ना, RBC एज एन एंजाइम, क्या नाम है इसका? कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एनहाइड्रेस। एंड मोस्टली एंजाइम किसमें मिलेगा आपको? RBC के अंदर, बट इन लिटिल अमाउंट इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा ऑल्सो। याद रखना, है ना, बहुत कम अमाउंट में ये प्लाज्मा में भी मिलेगा, बट इन present in plasma as well. Clear? Clear यस हुआ? सर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? सर। ओके। तो यहाँ पे देखें किस तरीके से ये CO2 जो है दैट बाइंड विद द H2O। तो यहाँ पे एंजाइम कौन काम करेगा? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, कार्बोनिक Yes, sir. एनहाइड्रेस, और इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, यस सर। ओके। एंड कार्बोनिक एसिड जो है दैट इमीडिएटली क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये एसिड है तो इट विल रिलीज H+ आयन, और क्या बनाएगा? बाइकार्बोनेट आयन। समझे? और एक और बात है, दिस रिएक्शन इज अ इनवर्सिबल रिएक्शन। जो रिएक्शन है दिस इज रिवर्सिबल। कैसी रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। नहीं समझे? इसके जस्ट ऑपोजिट भी होगा, इसके जस्ट ऑपोजिट भी होगा। यस सर, रिवर्सिबल रिएक्शन ये कहाँ पर होगा? है, आप देखते रहिए आपको सब पता चलेगा। है पेशेंस।
Yes, sir. ओके, इतना हुआ। Yes, sir. Yes, sir. आगे चलें क्या हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आइए मैं एक आपको डायग्राम शेयर कर रहा हूं, देखिए। जस्ट मिनट। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर क्लियर हो जाएंगी। विजिबल टू यू? इट इज विजिबल टू यू? देखें, Yes, sir. तो आप देखिए, अच्छे से समझें आप इसे। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत आसान लगेंगी। देखिए, ये जो सर्किल है, दिस इज द आरबीसी। क्या है? आरबीसी है। ओके, ये आरबीसी, ये भी आरबीसी है। और ये जो चारों ओर है इसके फ्लूइड है ना? तो आरबीसी प्लाज्मा में है ना? तो ये प्लाज्मा है, ये यहाँ पर ये पूरा सारा प्लाज्मा है। और यहाँ पर ये टिश्यूज दिखाए हैं। आप देख लें अच्छे से डायग्राम को, समझ लें, आपको ये डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, दिखा आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो आइए जरा यहाँ पे आप समझें। तो ये टिश्यूज है, टिश्यूज से देखिए पहले। टिश्यूज में जो ब्लड आता है वो कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा होता है ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ना। टिश्यूज में जो आएगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। Yes. ठीक है, समझ गए? Yes, sir. अब देखिए, तो यहां पर जो हीमोग्लोबिन पहले से एग्जिस्ट करता था वो HbO2 के फॉर्म में था। ये ब्लड आया है किस पे? टिश्यूज पे। तो टिश्यूज पे ब्लड क्या फेस कर रहा है? हाई CO2। टिश्यूज पे ब्लड क्या फेस कर रहा है? हाई CO2, क्योंकि टिश्यूज में CO2 ज्यादा है। समझे? हेलो? Yes, sir. जब CO2 आरबीसी के अंदर गया, जब CO2 आरबीसी के अंदर गया, और CO2 ने किसके साथ बाइंड किया? H2O के साथ में। Yes, sir. ठीक है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रेजेंस में ये क्या बना? कार्बोनिक एसिड। देन कार्बोनिक एसिड क्या हुआ? इट रिलीज H+ आयन, और ये H+ आयन, और ये क्या बन गया? बाइकार्बोनेट आयन। समझ गए? Yes, sir. अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो शिफ्ट होती रहती है ना? क्या होती रहती है? Shift होती रहती है ना? इट कैन बी शिफ्ट। जो चीज ज्यादा होगी उसकी एफिनिटी उस तरफ चली जाएगी। जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है तो Hb की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ ज्यादा हो जाएगी। अगर H+ आयन ज्यादा होगा तो जो Hb की एफिनिटी किसके साथ बढ़ जाएगी? H+ के साथ। तो क्योंकि टिश्यूज में बहुत ज्यादा CO2 है तो बहुत सारा कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो रहा है, तो बहुत सारा H+ आयन भी निकल रहा है। हाँ, सर, ये हीमोग्लोबिन की एफिनिटी H+ के साथ कुछ समझ में नहीं आया। हीमोग्लोबिन H+ आयन से भी ज्वाइन करता है, और ये हीमोग्लोबिन यूरिक एसिड फॉर्म करता है। हीमोग्लोबिन्यूरिक एसिड। नहीं समझे? हेलो? और सर बाद में ये फिर यूरिया और फिर यूएन की फॉर्म में निकलता है क्या? 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 सर अरे ये यूरिया नहीं है भैया, यूरिया नहीं है वो। हीमोग्लोबिन यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड नहीं है। अरे मेरे भाई, अरे यूरिक नहीं है वो, यूरिया नहीं है। हीमोग्लोबिन यूरिक एसिड है उसका नाम। सर यूरिक यूरिक क्या है सर? नाम क्या है? समझ में नहीं आया। हीमोग्लोबिन
ठीक है, इसके आगे ही है, इसके आगे ही आपको लिखना है ग्लोबी न्यूरिक एसिड। अरे मैं काय को मैं पूरा लिख ही देता हूँ इधर अच्छा देख। अच्छा सर, समझ गया। हीमोग्लोबिन वो न्यूरिक एसिड है, मैंने यूरिक लिखा है वो। ओके सर। तो हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन से भी बाइंड करेगा और क्या फॉर्म करेगा, हीमोग्लोबिन यूरिक एसिड। समझे बच्चों? यस सर। आप सुनते रहिए, आपको लास्ट में समझ में आएगा। आपको समझ अभी तक जो थोड़ा बहुत बताया समझ में आया क्या? टेल मी। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो H2CO3 डिसोसिएट हुआ H प्लस और SCO3 में। अब आपको मालूम है क्योंकि यहाँ CO2 टिश्यूज में बहुत ज्यादा है, तो H प्लस आयन यहाँ पे बहुत निकलेंगे क्योंकि बहुत सारा H2CO3 बन रहा है। तो जब H प्लस आयन का पलड़ा भारी हो जाएगा, तब H प्लस आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो शिफ्ट हो जाएगी, है ना। वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और किससे बाइंड कर लेगा, है ना, एच हीमोग्लोबिन प्लस किससे के बाइंड साथ। कर लेगा, H plus हाइड्रोजन ion के से, साथ। एंड विल फॉर्म हीमोग्लोबिन यूरिक एसिड। और जैसे ही ऑक्सीजन फ्री हो गई तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। कहां पर, टिश्यूज में। नहीं समझे? यस सर, हेलो, समझ गया। बाकी लोग समझ में समझे? यस सर। Yes, sir. समझ गए. ओके, तो आइए जरा देखें। अब देखिए, अब बाइकार्बोनेट जो है वो कहाँ चला गया, बाहर, है ना। बाइकार्बोनेट कहाँ चला जाएगा, बाहर। कहाँ चला गया, जब ज्यादा ज्यादा बढ़ेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, बाहर, प्लाज्मा के अंदर। यस सर। समझ गए? और क्योंकि अब बाहर 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 ऑलरेडी पहले से क्लोराइड आयंस थे, अब SO3 ज्यादा हो गया तो बाहर, टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, समझना, सुनना ध्यान से, यस सर। टू मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, क्लोराइड आयंस कहाँ चले जाते हैं, प्लाज्मा के अंदर। इनफ्लक्स, सर इनफ्लक्स, है ना। हाँ, हेलो, क्या इनफ्लक्स हो बोल रहे हैं? जाएगा ना, आरबीसी के अंदर जाएंगे वो फिर। हाँ, इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है, अंदर जाना, यस सर, आरबीसी है के ना। अंदर जाएंगे ना। हाँ, रुको रुको, मुझे लिखने तो दो, इतने क्यों हाइपर हो जाते हो, है ना। ठीक है, तो क्या क्या लिखा मैंने, टू मेंटेन इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी द इनफ्लक्स ऑफ chloride ion takes place in RBC, and you know this is called chloride shift or Hamburger's phenomenon। नहीं समझे? क्या समझ गए? To maintain the electroneutrality, influx of the calcium takes place in RBC। आई बात समझ में? एंड दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स फिनोमिनन। इसी को हम क्लोराइड शिफ्ट और हैम्बर्गर्स फिनोमिनन कहते हैं। क्या आपको समझ में आया कुछ? यस सर। और सर, जो ये क्लोराइड आयन है, ये फिर प्लाज्मा से जाएंगे ना आरबीसी के अंदर। प्लाज्मा से जाएंगे आरबीसी के अंदर, हाँ। ओके सर। क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको, सच सच बताना। नो सर। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है इसमें? सर तो अभी तक व्हाट तो इज द क्लोराइड शिफ्ट, सर टेल मी इनफ्लक्स व्हाट में इज द होता है। क्लोराइड शिफ्ट। हाँ, बोलिए, बोले बच्चों। सर इनफ्लक्स का क्या मतलब है इसमें? इनफ्लक्स यानी अंदर जाना, इफ्लक्स यानी बाहर आना। इनफ्लक्स मींस इनसाइड, मूविंग इनसाइड। इफ समथिंग मूविंग इनसाइड इज कॉल्ड इनफ्लक्स, इफ समथिंग मूविंग आउटसाइड इज कॉल्ड इफ्लक्स। ओके, ओके सर। सर, टेल मी। ये ओके, ये या ये हैमबर्गर है या फिर हेम बर्गर है? क्या दिख रहा है आपको? सर मेरे को तो सर वो हैमबर्गर दिखाई दे रहा है सर। तो क्या क्या होना चाहिए? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, उधर ये और हाँ, जो दिख रहा है तो वही होएगा ना। वो सर कुछ ई सी सा लग रहा था ना, इसलिए मैंने पूछा। अरे मैं लिख देता हूँ अच्छे से, एक मिनट, इरेज करके लिख दूं क्या?
नो नो सर सर आ पता गया चल रहा है वो। वो चला और गया। और क्या कहते हैं इसे? क्लोराइड क्लोराइड शिफ्ट। शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट। हैम्बर्गर्स फिनोमेना और क्लोराइड शिफ्ट। क्लियर? यस सर। तो कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। तो है ना, इन्फ्लक्स ऑफ द क्या है, हैम्बर्गर्स फिनोमेनन क्या है? सर इन्फ्लक्स ऑफ, आरबीसी के अंदर क्लोराइड आयंस का इन्फ्लक्स। yeah, influx of chloride ion in RBC to maintain इलेक्ट्रोन्यूट्रल। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। electroneutrality, to maintain electroneutrality. सर ये इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्लाज्मा की है? दोनों साइड में, दोनों आरबीसी साइड में, में? हाँ दोनों साइड में, जाहिर सी बात है। चार्ज का बैलेंस, मतलब चार्ज को बैलेंस करने के लिए कि कोई नेगेटिविटी ज्यादा हो रही है अंदर तो बाहर, अंदर भी बैलेंस करना है ना दोनों साइड को। आरबीसी के अंदर प्लाज्मा के अंदर बाहर चार्ज को बैलेंस करना है। ओके। नहीं समझे बेटा? यस सर। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप इलेक्ट्रिक करंट तो जनरेट नहीं कर सकते ना। अगर चार्ज डिफरेंस हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाएगा। यस सर। तो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम इनसाइड द आरबीसी टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। क्लियर? इज इट क्लियर? और ये किस जगह पे हो रहा है, कहाँ होगा, कहाँ होगा, कहाँ होगा? ये टिश्यू रीजन पे आरबीसी के होगा, अंदर। याद रखें, टिश्यू रीजन पे होगा, टिश्यू रीजन पर। यानी क्योंकि बात है ना, जब बाइकार्बोनेट आयंस बाहर आएंगे तभी तो क्लोराइड आयंस को अंदर जाने की जरूरत पड़ेगी ना। अगर बाइकार्बोनेट आयंस बाहर नहीं जाएंगे तो क्लोराइड आयन भी अंदर नहीं आएगा। तो क्लोराइड आयन बाहर कहाँ जा रहे हैं? टिश्यूज पर ना, क्योंकि वहां पे CO2 आ रहा है। यस सर। अब सुन लो, आप एक बार सुन लो, ये पूरा चार्ट सुन लो फिर मुझे बताना। अब आप एक बार सुन लो अच्छे से, है ना। अब देखिए यही, अब ये ब्लड जो है, अब इस ब्लड के अंदर क्या आ गया? अब ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। अब ये ब्लड वापस कहाँ जाएगा? लंग्स पे। अब यही ब्लड कहाँ जाएगा? वापस लंग्स पे। क्लियर? एक और बात, SO3 बाहर आएगा और ये किससे बाइंड कर लेगा? सोडियम के साथ। तो आप याद रखें, प्लाज्मा में जो CO2 जो ट्रेवल करता है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। नहीं समझे? जैसे प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयंस आएंगे, इट विल बाइंड विद द सोडियम एंड इट विल फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट। सो प्लाज्मा में जो है ना, कैसे ट्रेवल करेगा CO2? इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। किसके फॉर्म में? सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म। क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। नाउ लिसन, अब ये ब्लड, अब ये कहाँ जा रहा है? लंग्स पे। कहाँ जा रहा है ये? लंग्स पे। समझे? अब लंग्स पे जा रहा है तो आपको मालूम है, देखो मैंने कहा था ना आपसे कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो शिफ्ट होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है? अब लंग्स पे तो आपको मालूम है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, लंग्स पे ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन जब अंदर आएगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी तो यहाँ पे क्या होगा? हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी किस तरफ शिफ्ट होगी? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ। समझे मेरी बात? तो ऑक्सीजन किससे बाइंड कर लेगा? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन से। और H+ आयन को क्या कर देगा? छोड़ देगा। नहीं समझे आप? यस सर। H+ आयन को छोड़ दिया, इधर वो सोडियम जो बाइकार्बोनेट है, वो सोडियम वहां से अलग होगा, है ना। और बाइकार्बोनेट आयंस वापस कहाँ चले जाएंगे? अंदर। और क्लोराइड आयंस बाहर कहाँ जाएंगे? बाहर। जैसा था वैसे ही हो गया। नहीं समझे? यस सर। सर समझ नहीं आया लास्ट। ये जो यहाँ पे जो सोडियम बाइकार्बोनेट था ना, वो प्लाज्मा के अंदर वो क्या होगा? डिसोसिएट होगा। हेलो? यस सर। ये अब अपन लंग्स पे बात कर रहे हैं। कहाँ बात कर रहे हैं? लंग्स पे। हेलो? हेलो बेटा? यस सर। ये जो सोडियम NaSCO3 है, ये क्या होगा? ये वापस अलग होगा, सोडियम वापस अलग होगा, और क्या बना गया? SCO3। अब SCO3 कहाँ चला जाएगा? आरबीसी के अंदर।
तो जो क्लोराइड जो गया था अंदर, वो वापस कहाँ जाएगा? बाहर। ये जो अंदर गया था, ये वापस कहाँ जाएगा? बाहर। यस तो सर। जो क्लोराइड आयन बाहर गए थे, वो क्लोराइड आयन सब कहाँ गए? अंदर। हेलो, इसमें भी यस प्रॉब्लम है सर। आपको? नहीं समझ में आया? हेलो। सर आ हेलो गया समझ। बाकी गर्ल्स, गर्ल्स की आवाज नहीं आ रही है? गर्ल्स, आ गया सर। अब देखिए, अब ये SiO3 गया अंदर, ठीक है, और SiO3 गया, और अब इसने उस वो हाइड्रोजन जो निकला था हीमोग्लोबिन वाला, हीमोग्लोबिन एसिड वाला, उस हाइड्रोजन के साथ में इसने क्या किया? जुड़ गया ये, और क्या फॉर्म कर लिया इसने? कार्बोनिक एसिड। अब जो बोले थे ना आपके H2O CO2 कहाँ अलग होगा, तो देखिए यहाँ पे डिसोसिएट भी हो रहा है। ये रिवर्सिबल मैंने बताया था आपकी, रिवर्सिबल है। देखिए यहाँ पे दोनों अलग हो रहे हैं, किसके प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनाइड्स के प्रेजेंस में। हेलो। Yes, sir. और जैसे ही CO2 बना, CO2 अलग हुआ, CO2 क्या हो गया? लंग्स में डिफ्यूज हो गया। तो ये जो CO2 डिफ्यूज हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना तो जाके H+ आयन रिलीज हुआ। यस सर। इसलिए कहते हैं कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन is also behave like a strong acid. Okay, strong acid, and due to more oxygen, CO2 displace from क्या? ब्लड। एंड यू नो सर दिस, ध्यान देना, अभी आप आराम सुनिए, घबराइए मत। दिस इज कॉल्ड हेलेंस इफेक्ट। तो आप देखें यहाँ पर, इस जगह देखिए आप, ज्यादा CO2 के कारण, इस जगह पे देखिए, ज्यादा CO2 के कारण ऑक्सीजन को ब्लड छोड़ना पड़ा। वही यहाँ पे देखिए, ज्यादा ऑक्सीजन के कारण CO2 को छोड़ना पड़ा, एंड दिस इज कॉल्ड हेलेंस इफेक्ट। नहीं समझे? हेलो सर जो बच्चों, लंग्स में हुआ था वो समझ नहीं आया लास्ट में जो आपने बताया था। क्या 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 क्या? सर जो आपने लास्ट में बताया था ना कि लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजन, फिर वो सब समझ नहीं आया था सर। क्योंकि लंग्स में जब आपने सांस लिया ना, तो लंग्स के अंदर तो प्योर ऑक्सीजन ज्यादा है ना, पार्शियल प्रेशर 104 है ना यहाँ पे लंग्स में। तो वही ब्लड जब लंग्स में जाएगा, वही ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा, तो अब ऑक्सीजन यहाँ पे ज्यादा है, तो ऑक्सीजन RBC के अंदर आएगी। जब ऑक्सीजन का RBC अंदर आएगी, तो जो हीमोग्लोबिन है, वो अब हाइड्रोजन को छोड़ के किसके साथ लग जाएगा? ऑक्सीजन के साथ में। हेलो। सर फिर से बता दो। अच्छा, फिर से तो हम बता देंगे, तुम्हें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है वो तो मुझे पता चलना चाहिए ना, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो वो हेमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड कर रहा है वो समझ नहीं आ रहा। अच्छा, वो डायग्राम को देखो जरा एक बार अच्छे से, उस डायग्राम को देखो। अच्छा, बाकी बच्चों देखो जरा, देखिए एक बार डायग्राम को देखें। सी द डायग्राम प्रॉपर, वंस सी द डायग्राम प्रॉपर, एक अच्छे से एक बार डायग्राम को देखिए। देखा आप लोगों ने डायग्राम को? एक बार देखो, यस मैं सर। समझाऊंगा आपको, आप एक बार डायग्राम को देख लीजिए, मैं बताऊंगा आपको, दोबारा भी बताऊंगा, जितने बार समझ में नहीं आएगा उतने बार बताऊंगा, पर एक बार आप समझ लो, एक बार डायग्राम को समझ। देखिए, टिश्यूज पे CO2 ब्लड के अंदर जा रहा है, लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ रहा है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि टिश्यूज पे CO2 का प्रेशर ज्यादा है, लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर। हेलो। यस सर। तो अब बताएं, अब आपको एग्जैक्ट बताइए क्या प्रॉब्लम, क्या आपको ट्रिगर कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है? बोलिए। सर हेमोग्लोबिन हाइड्रोजन से कैसे बाइंड हो रहा है और लास्ट में लंग्स में वो समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर हीमोग्लोबिन देखिए, ये देखिए टिश्यूज में हीमोग्लोबिन फेस कर रहा है हाई अमाउंट ऑफ द H+ आयन, तो उसकी एफिनिटी किसके साथ बढ़ गई है? हाइड्रोजन के साथ में। तो उसने ऑक्सीजन को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और किससे जोड़ा है? हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को छोड़ के किससे जोड़ा है यहाँ पे? हाइड्रोजन के साथ में। वहीं जब यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन आया,
तो उसने हाइड्रोजन को HHB ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ में, तो उसने क्या किया, एक मिनट, तो उसने क्या किया, जब ऑक्सीजन ज्यादा आई लंग्स में आरबीसी के अंदर, तो उसने क्या किया, HHB के साथ रिएक्ट किया। तो अब हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो किसके साथ ज्यादा हो गई, यहाँ किसके साथ ज्यादा हो गई, बोलो, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ में। तो उसने क्या बना लिया, HbO2 ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और हाइड्रोजन छोड़ दिया। यस हेलो, सर। नहीं समझे, हाइड्रोजन छोड़ दिया। इधर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो वापस जो है ना, जो सोडियम है वहां से क्या हुआ, सोडियम हट गया यहाँ से, यस सर। और कार्बनिक बाइकार्बोनेट एसिड में आयन कन्वर्ट जो हो गया। है ना, बाइकार्बोनेट आयन जो है सोडियम यहाँ से हट गया, और बाइकार्बोनेट आयन कहाँ गए, अलग होके कहाँ चला गया, आरबीसी में। जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर गया तो क्लोराइड आयन जो अंदर गए थे वो वापस वापस बाहर आ गए। हेलो, यस हेलो, सर। और इस बाइकार्बोनेट आयन ने किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन के साथ में सर रिएक्ट हाइड्रोजन आयन के साथ आयन किया, और क्या बनाया इसने, H2CO3 कार्बोनिक कार्बनिक एसिड। एसिड। कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ H2O एंड H2CO2। CO2। जैसे डिसोसिएट हुआ CO2 कहाँ निकल गया, लंग्स में, आरबीसी से बाहर। आरबीसी से बाहर। तो लंग्स में इस तरह से CO2 बाहर निकल गया और ऑक्सीजन लंग्स में अंदर आ गया, जबकि टिश्यूज में CO2 अंदर गया, ऑक्सीजन टिश्यूज में गया। तो आप बता सकते हैं मुझे कि यहाँ कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पर, सर वो नीचे जो लिखा है, अच्छा कौन बच्चा बताएगा मुझे, आल्डोन्स इफेक्ट। सर बोर्स इफेक्ट। यस वेरी गुड, किसने बोला, सर प्रियांश। यस हियर इट इज, बोर्स इफेक्ट इज एक्टिंग हियर। आप देखिए बोर्स इफेक्ट देखिए, इस हाई अमाउंट ऑफ द CO2, मैंने क्या कहा था, हाई अमाउंट ऑफ द CO2 एंड H+ आयन, नहीं समझे, ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे, और है ना, नहीं समझे, और P50 वैल्यू बढ़ेगी, यानी यहाँ पे अनलोडिंग बढ़ेगी, यहाँ पे डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो इसलिए ऑक्सीजन को क्या किया, छोड़ दिया। तो टिश्यूज पे कौन काम कर रहा है, बोर्स इफेक्ट, जबकि लंग्स पे कौन काम कर रहा है, हार्डन इफेक्ट। हेलेंस इफेक्ट। यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन के कारण, ऑक्सीजन के ज्यादा अमाउंट के कारण किसको घर छोड़ना पड़ा अपना, CO2 CO2 को, नहीं समझे, हेलो बच्चों, सर नहीं, एक बार और बता दीजिए, वो जो बोहर्स इफेक्ट वाला पार्ट है। अच्छा देखें, अच्छा कितने लोगों को समझ में आया, पहले तो ये बताओ, तो मुझे कितने लोगों को समझ में आया है, सर आ गया। समझ गए सर। आ गया सर। ओके चलिए एक बार बताते हैं दोबारा से। देखिए बोहर्स इफेक्ट, देखिए कल का आपको याद है कुछ, कल का आपको कुछ याद है क्या, यस सर। कल का आपको याद नहीं होगा तो कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। कल मैंने बोहर्स इफेक्ट बताया था कि जब जब CO2 ज्यादा हो जाता है तो H+ आयन बढ़ जाता है ना, और जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई बात समझ में, और कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाता है, टुवर्ड्स राइट, नहीं समझे, समझ गया सर। और कर्व का समझ राइट गए की सर। तरफ शिफ्ट होना, देखिए कर्व का राइट की तरफ शिफ्ट होना, ये ऑक्सीजन के अनलोडिंग को बढ़ाता है, और कर्व का लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होना, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को बढ़ाता है। कोई भी कर्व अगर लेफ्ट की राइट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट प्रोमोटिंग द डिसोसिएशन, इट्स प्रोमोटिंग द डिसोसिएशन। अगर देखिए अगर आप इसकी सोल को समझ जाएंगे, ये जो कंसेप्ट इसकी सोल को समझ जाएंगे तो आपको ये सब बहुत आसान लगेगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोल। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि कोई भी ऐसे फैक्टर जो कर्व को कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट की तरफ, वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को बढ़ाएंगे। ऐसे कोई भी फैक्टर जो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे कर्व को, वो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग को बढ़ाएंगे, लोडिंग को बढ़ाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? तो आप यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ से वापस देखिए, देखिए
यहाँ से अच्छे से समझिए, है ना, अच्छे से समझिए, घबराइए मत कि इतना सब रिएक्शन देके घबराना नहीं है। कई बच्चे तो रिएक्शन देके, नहीं तो मैं एक बार आपको खुद ही इसको डायग्राम बना के मैं खुद बताता हूँ आपको, है ना। एक मिनट, दोबारा मैं बताऊं, खुद बताऊं इसको, इस डायग्राम को हटा के अपने तरह से नहीं बना सर। के बताऊं। यस सर। ओके, जस्ट मिनट। जस्ट मिनट। अभी चलिए आइए इसी पे देखते हैं। तो देखिए, ये हमने यहाँ पे बनाई है आरबीसी, है ये, है ना। ये क्या है, आरबीसी। तो यहाँ हम बना रहे हैं टिश्यूज। देखिए यहाँ हम क्या बना रहे हैं, टिश्यूज। ठीक है, ये टिश्यूज है। और आरबीसी जहां से बात है किसके अंदर है, ब्लड के अंदर है, तो आरबीसी के आसपास तो प्लाज्मा ही होगा। इसमें तो कोई परेशानी नहीं है आपको, कि इसमें भी परेशानी है? है, नो इसमें सर। तो परेशानी नहीं है ना, आरबीसी के आसपास तो प्लाज्मा ही होगा। ठीक है, एक तो हम टिश्यूज पे और यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरा हम कहाँ देखेंगे, लंग्स पे और ब्लड। टिश्यू एंड ब्लड और लंग्स एंड ब्लड, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लंग्स है, ओके। ये टिश्यू है, ओके, क्लियर हुआ। ये आरबीसी है ना, आरबीसी है, और ये सब जगह जो है जैसे प्लाज्मा, ये सब प्लाज्मा है। ये प्लाज्मा है, ओके, क्लियर। कोई परेशानी इसमें, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, डायग्राम नहीं ही है सर। बनाया है। चलिए आइए फिर देखिए, अब देखें, ये सोचने वाली बात है कि ये जो टिश्यूज में जो ब्लड आया है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है, तो इसका मतलब उसके पास क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा। यस और इस सर। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हमें, ऑक्सीजन को क्या करना है, टिश्यूज पे छोड़वाना है। नहीं समझे? समझे क्या, हमें इस ऑक्सीजन को कहाँ भेजना है, टिश्यूज पे। तो कैसे जाएगी ऑक्सीजन टिश्यूज पे, कैसे हीमोग्लोबिन को छोड़ के कैसे भाग जाएगी? हाँ, सर किसी और की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो फिर। तो आपको मालूम है कि टिश्यूज में एल्वुलाई, जो टिश्यूज है वहां पे ब्लड के कंपेरिजन में CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या है, हाई। हाई। यहाँ पे 45 होता है CO2, यहाँ पे कितना होता है CO2, 40। पता है कुछ आपको, याद है? यस यस सर। सर। तो CO2 किस तरफ आएगी, टिश्यू से ब्लड में। टिश्यू से ब्लड में आएगी। अरे, टिश्यू से कहाँ आएगी, ब्लड में, ओके, समझे क्या? ओके सर। यस यस। सर, समझ ओके, गया। जब ये ब्लड में आएगी तो भैया देखिए कुछ तो करेगी ना, जब ये ब्लड में आएगी तो कुछ तो गड़बड़ घोटाला करेगी। आइए क्या गड़बड़ करेगी देखते हैं। जैसे ही CO2 आया तो CO2 किससे बाइंड करेगा, H2O से। किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में। क्या बनाएगा, H2CO3। ये इमीडिएटली क्या होगा, H+ एंड बाइकार्बोनेट आयन में टूट जाएगा। टूट जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, अब CO2 का
आना ब्लड के अंदर बढ़ गया। मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो शिफ्ट होती रहती है, कभी, है ना, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में वेरी करती रहती है। समझे मेरी बात? यस सर। तो अभी अब H प्लस साइन जब बढ़ जाएगा धीरे धीरे बहुत सारा, तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन लालची हो जाएगा और अब किससे जुड़ने की कोशिश करेगा, हाइड्रोनियम आयन से, है ना। तो ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ में, और जैसे ही क्या रिएक्ट किया तो इसने ऑक्सीजन को भगा दिया, भग, और किसके साथ जुड़ गया, H plus N sir. HHB के साथ। HHB को हम क्या कहते हैं, नहीं समझे? समझ गए सर। और अब ऑक्सीजन जो है, आपको मालूम है कि ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था और टिश्यूज में कम था, तो ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, टिश्यूज के अंदर। इस तरह से CO2 के ज्यादा आने के कारण ऑक्सीजन को आरबीसी छोड़नी पड़ी, यानी ऑक्सीजन की एफिनिटी कम हो गई, यानी कर्व कहां शिफ्ट हो गया, राइट की तरफ। दैट इज कॉल्ड बोहर्स इफेक्ट। यहाँ पे क्या चल रहा है, बोहर्स इफेक्ट। नहीं समझे? समझ गए सर। समझ गए sir. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। यस सर, क्लियर है। अब देखिए, अब SU3 जो है ये कहाँ गया, बाहर। SU3 कहाँ गया, बाहर। और बाहर ऑलरेडी प्लाज्मा में क्लोराइड आयंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो तो जब SU3 बाहर आया तो भैया ये कहाँ चला गया, इनसाइड आरबीसी। इनसाइड आरबीसी टू मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। और इससे हमने क्या कहा, हैमबर्गर्स फिनोमिनन। और क्लोराइड शिफ्ट। नॉट क्लियर, नॉट क्लियर। क्लियर है सर। Clear है सो sir. ये क्या है, दिस इज द क्लोराइड शिफ्ट क्या है, इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयंस in RBC to maintain electro न्यूट्रलिटी। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। neutrality. It is clear or not? सर इट्स क्लियर। Okay, now ये जो बाइकार्बोनेट आयन है वो प्लाज्मा के अंदर किससे जुड़ेगा, सोडियम से, और क्या बनाएगा, NaHCO3, यानी सोडियम। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो एक तो क्वेश्चन ये आ गया, आपसे कोई पूछेगा कि प्लाज्मा में जो है ना CO2 है वो कैसे ट्रेवल करता है, किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, अदर देन डिजोल्व स्टेज। डिजोल्व वाला तो छोड़ ही दीजिए आप, है ना, किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। आएंगे. क्लियर? ओके ना। यस सर। अब सर ये जो तो वो जो डिसॉल्व स्टेट वाला 5 to 7% वाला था उसी में इंक्लूड करेंगे ना सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं को नहीं भी? नहीं नहीं नहीं, वो सोडियम अलग है, डिजोल्व है वो अलग, वो अलग है, वो तो एक फ्लूइड के अंदर जो थोड़े से अमाउंट में डिजोल्व है वो अलग बात है। ये अलग है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट अलग है। नहीं समझे आपने? सर तो उन 3 कैटेगरीज में से किस में इंक्लूड करना है इसको? क्या, सोडियम ये तो बाइकार्बोनेट वही वाली है ना, पार्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, जो बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में हो रहा है वो यही है, 70%। ओके सर, यानी बाइकार्बोनेट वाले में करना है। यस यस, वही तो है ये। ओके सर। क्लियर हुआ? यस सर। अब सुनिए, है ना, ये जो सोडियम, आप देखिए, अब यही ब्लड कहाँ गया, लंग्स पे, ऑक्सीजन लेने के लिए। अब ये डीऑक्सीजनेटेड हो, अब यहाँ से ऑक्सीजन तो निकल गया और CO2 जो है वो अंदर आ गया, तो अब ये ब्लड कैसा हो गया है, ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। डीऑक्सीजनेटेड। तो अभी कहाँ जाएगा, लंग्स पे। नहीं समझे? अभी ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में, ऑक्सीजन लेने के लिए।
समझे? Yes, sir. वहां आप देखिए वहां पर ये H प्लस आयन सॉरी सोडियम को ये वापस हटा रिलीज कर देगा। देखिए जस्ट मिनट। और SiO3 आयन देखिए आपको मालूम है जो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए परमिएबल नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। एक एक रूल है, ये पता आपको पता है जो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज परमिएबल ओनली फॉर नेगेटिव चार्ज, नॉट फॉर द पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव आयंस के लिए वो परमिएबल नहीं है। हेलो हेलो Yes, बच्चों, sir. सर ये वाली बाबा जो बात पता नहीं थी। हाँ तो एक पता होना चाहिए आपको। इसको हम डोनांस इक्विलिब्रियम कहते हैं, डोनांस इक्विलिब्रियम, है ना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आरबीसी है दैट इज परमिएबल फॉर नेगेटिव चार्ज ओनली, नॉट फॉर पॉजिटिव। फॉर यस है नेगेटिव चार्ज ओनली, नॉट पॉजिटिव चार्ज आए। समझे क्या? तो इसीलिए सिर्फ अंदर कौन जाएगा? बाइकार्बोनेट आयन। नहीं समझे? सर समझ गए। अब आपको पता है कि बाइकार्बोनेट आयन जो है पहले बाहर आया था तो क्लोराइड को अंदर जाना पड़ा। अब जब ये वापस आ गया आरबीसी के अंदर तो क्लोराइड आयंस कहाँ जाएगा? बाहर। जैसा था वैसे ही आ जाएगा, बाहर आ जाएगा वापस। नहीं समझे? समझ गया। और आपको मालूम है कि जो हीमोग्लोबिन यहाँ पर अभी किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है अभी। Yes, sir. किस फॉर्म में है? हीमोग्लोबिन्यूरिक एसिड। यहां देखें, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अब देखिए, अब लंग्स में आपको मालूम है क्या ज्यादा है? ऑक्सीजन 104 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? ओनली 40। तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कहाँ आएगी? लंग्स के अंदर, सॉरी ब्लड के अंदर, सॉरी सॉरी ब्लड के अंदर। ऑक्सीजन लंग्स से कहाँ आएगी? ब्लड के अंदर। नहीं समझे? यस सर। समझ गए Yes. सर। आप जब आएगी तो ये हीमोग्लोबिन ये ना लाइक वापस ग्रीडी हो जाएगा। नाउ ये क्या करेगा? अब इसकी एफिनिटी किस तरफ शिफ्ट होने लगेगी? जो Okay. ज्यादा है उस तरफ ऑक्सीजन है की ना, तरह। ऑक्सीजन की तरफ। बहुत ही पॉलिटिकल है ना। हीमोग्लोबिन इज वेरी पॉलिटिकल। जिसको भारी देखता है, जिसका पलड़ा भारी है उसी तरफ हो जाता है। तो अब क्या करेगा? अब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ में और ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा और क्या बना लेगा? HbO2। नहीं समझे? समझ गए सर। अब हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? SiO3 किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? हाइड्रोजन के साथ है ना, यूनाइट कर जाएगा और क्या बना लेगा? H2CO3। और H2CO3 वापस क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा, है ना। किसके प्रेजेंस में? Ca के प्रेजेंस में। कार्बोनिक H2 एनाहाइड्रेस। प्लस CO2 और CO2 वापस। अब CO2 को ब्लड से छोड़ के जाना पड़ा बिकॉज ऑफ O2। यानी ना O2 आती, ना H प्लस आयन रिलीज होता, ना SiO3 माइनस से जुड़ता, ना H2CO3 बनता, ना ये डिसोसिएट होता, ना CO2 निकलता। यानी सारा जो ड्रामा स्टार्ट हुआ इस ऑक्सीजन के अंदर आने से स्टार्ट हुआ। नहीं समझे? हेलो। समझ गया। एंड दिस इज कॉल्ड हेलेंस इफेक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? हेलेंस इफेक्ट। नॉट क्लियर बेटा? सर क्लियर है। क्लियर है सर। Clear. तो हाई अमाउंट ऑफ CO2 tend to displace oxygen from blood। और यहां हम क्या कर सकते हैं बोहर्स में?
हाई अमाउंट ऑफ CO2 टेंड टू डिस्प्लेस द ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड। हेलेन में क्या कहेंगे? हाई अमाउंट ऑफ CO2 टेंड टू डिस्प्लेस द ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड। बोर्स इफेक्ट में क्या हो गया? हाई अमाउंट ऑफ CO2 टेंड टू डिस्प्लेस द ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड। वहीं पर हेलेंस में क्या हुआ? हाई अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, सॉरी, हाई अमाउंट ऑफ द CO2 टेंड टू डिस्प्लेस, टेंड टू लिखना है ना, टेंड टू डिस्प्लेस ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड। इट इज क्लियर और नॉट? इफ नॉट देन टेल मी। सर जो ये हार्डेन्स इफेक्ट है इसके अंदर तो CO2 डिस्प्लेस होती है ना? क्या तो हाई अमाउंट ऑफ सॉरी, O2 होना चाहिए हाँ ना? हाँ हाँ हाँ, वहां ऑक्सीजन लिखे, सॉरी सॉरी, हाई अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, उल्टा कर दो, उल्टा। सर जो लास्ट में हाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो रहे हैं वो लंग्स के एल्वियोलाई में होता है ना, जो लंग्स में हो रहे हैं? हाँ बेटा, क्या? सर जो लंग्स में जो ऑक्सीजन मतलब लंग्स से आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जा रहा है तो वो एल्वियोलाई में होता है ना सीधा कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में कहाँ जा रहा है? ओ, ये टिश्यूज में हो रहा है। एल्वियोला ये टिश्यूज में हो रहा है, जो आर्टरी टिश्यूज में ब्लड लेके जाती है, वहां हो रहा है ये चीज। ये चीज हो रही है कहां पर? जहां ब्लड हार्ट से कहा जा रहा है? टिश्यूज में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये लंग्स में हो रहा है। ये सर मैं लंग्स की बात कर रहा था, लंग्स में तो ऑक्सीजन अंदर आ रही है। मैं लंग्स की बात कर रहा था, उसमें ऑक्सीजन आ रहा है लंग्स से और कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है हाँ हाँ तो वो ये एल्वियोलाई में होता है ना सीधा? हाँ, एल्वियोलाई में तो होगा, एल्वियोलाई में, बिल्कुल। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में। ओके सर, ओके। अच्छा, हेल्डन इफेक्ट क्या है जरा बोलो? हाई अमाउंट ऑफ O2 हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस CO2 फ्रॉम from RBC in lungs। फ्रॉम ब्लड। सर RBC भी तो बोल सकते हैं। हाँ हाँ, बोल सकते हो आप, लेकिन वो ब्लड से ही निकल गया तो आप ब्लड ही बोलिए ना। आरबीसी से तो आके यस वो सर, प्लाज्मा में रुक सकता है ना। आप अगर यस आप सर। आरबीसी बोलोगे तो फिर वो प्लाज्मा में रह जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता। हाँ सर, हो सकता है। दोबारा से बोल रहा हूँ मैं एक बार। हेल्डन इफेक्ट, हाई अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन टेंड टू डिस्प्लेस द CO2 फ्रॉम ब्लड। वहीं बोर्स इफेक्ट क्या है? हाई अमाउंट ऑफ CO2 टेंड टू डिस्प्लेस द ऑक्सीजन फ्रॉम ब्लड। तो बोलो मेरे साथ एक बार, बोर्स इफेक्ट बोलो एक साथ। High amount high of amount CO2 of high tends to amount CO2 due displace to oxygen displace oxygen from the blood. blood in tissues। हेल्डन इफेक्ट, हाँ, ये टिश्यूज में हो रहा है बोर्स इफेक्ट। हेलेन हेलेन बताइए। High amount of oxygen tend to displace CO2 from the blood. यस, इट इज, दोनों अपोजिट है। हेल्डन कहाँ हो रहा है? लंग्स पे। और बोहर्स कहाँ हो रहा है? टिश्यूज पर, Tissue level पे। टिश्यू लेवल पर, बिल्कुल। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? सर हो गया बढ़िया से। तो अभी आप बना लो उसको। सर ये हाँ Cl बेटा, नेगेटिव का जो शिफ्ट है वो हाइड्रोजन कार्बोनेट पे डिपेंड कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, बाई कार्बोनेट आयन पे डिपेंड करता। ए अगर हाँ बाहर आ नेगेटिव, जाएगा तो क्लोराइड अंदर रहेगा, हाँ ए अंदर नेगेटिव रहेगा तो आता है। क्लोराइड बाहर रहेगा। ओके जनरली क्लोराइड की नॉर्मल कंडीशन क्या है? बाहर, प्लाज्मा में मिलेगा वो। लेकिन जब अगर किसी कारण से बाइकार्बोनेट आयन बाहर है तो फिर क्लोराइड अंदर चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड हैमबर्गर्स फिनोमेनन और क्लोराइड शिफ्ट। हेलो, सर अगर ओके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब आरबीसी से जब बाहर आ रहा है बाइकार्बोनेट आयन की वजह से, नहीं, तब नहीं बोलेंगे तो ये इसको? नॉर्मल कंडीशन है। दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। प्लाज्मा में ही क्लोराइड आयन ज्यादा होता, ये नॉर्मल अपनी जगह पे ओके आया। सर। अब ये अपनी जगह पे आया है, ये अपनी जगह से गया है, ये अपनी जगह पर है। हेलो, यस सर। हाँ जी, और बोले। Sir, और सर बोलो इसमें बेटा। कंफ्यूजन हो रहा था कि जैसे आपने बोला कि प्लाज्मा में सोडियम किस फॉर्म में होता है, तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट के में होता है। और बाइकार्बोनेट तो फिर अलग हो गई ना सोडियम कार्बोनेट से, उसको तो हमें प्लाज्मा में नहीं इंक्लूड करना चाहिए फिर? बेटा देखिए, सुनिए मेरी बात। जो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बाइकार्बोनेट आयन ही तो है, लेकिन वो आरबीसी, वो जो है वो प्लाज्मा के थ्रू जा रहा है। कोई सारे CO2 तो अंदर बाहर ही निकल रहा है ना। आरबीसी, आरबीसी में से बाइंडिंग हो रही है।
नहीं समझे? देखिए पानी में पानी में कोई चीज जो है एक तो सिंपल डिजोल्व फॉर्म में होगी, सॉल्युबल फॉर्म में होगी, ये किसी के केमिकल के बाउंडेड फॉर्म में होगा। तो ये सारा CO2 तो प्लाज्मा में ही आना है और वापस RBC के अंदर जाके फिर निकलेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन तो एक जो बाइकार्बोनेट आयन है वही चीज तो उसी से तो सोडियम ने बाइंड किया। तो ट्रांसपोर्टेशन जो फॉर्म में हो रहा है वो क्या है? बाइकार्बोनेट है, लेकिन वो किस फॉर्म में है? सोडियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। इसमें क्या कंफ्यूजन है? आपको कंफ्यूजन क्या है? सर कि यही तो डिसॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा भी हो गया ना। अरे तो मोस्ट ऑफ द सारा CO2 तो ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट से होके ही फिर दूसरे RBC में जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब नॉर्मल जो डिजोल्व होगा पानी के अंदर, इसमें जो लिक्विड होगा उसमें नॉर्मल वो डिजोल्व भी तो होगा ना CO2, क्योंकि गैसेस वाटर में सॉल्युबल भी तो है। यस सर। नहीं समझे आप मेरी बात? ये तो बाउंडेड है ना, ये तो कंपाउंड के फॉर्म में है। यस सर। अगर वो कंपाउंड की फॉर्म में होगा तो फिर डिजोल्व क्या होगा? नहीं समझे? यस सर। भाई ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होती है, आपने देखा होगा एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, तो वो क्या किसी कंपाउंड के फॉर्म में होती है क्या? नो सर, आ गया समझ। समझे मेरी बात? यस सर। और ये वापस जो है कहा जा रहा है? वापस RBC के अंदर ही जाएगा ये, सोडियम को छोड़कर। वो बस जब तक प्लाज्मा में है जब तक उससे कौन बाउंड करके रखेगा? सोडियम। क्लियर? यस सर। हाँ जी, और बोलिए। सर ऑक्सीहीमोग्लोबिन एसिड की तरफ कर रहा था सर, एक बार फिर से बताइए। क्या क्या क्या? सर हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर रहा था, ये हाँ, एक बार फिर क्योंकि से ये बताइए। देखिए ऑक्सीजन ये बढ़ेगा, जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा तो H+ आयन निकलता है ना, जो भी H+ आयन निकालते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। नहीं यस सर, समझे? हाँ ठीक है जो भी H+ समझ गया आयन सर, समझ निकालते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं। हाँ। क्लियर? ओके। हाँ, और बोलिए बच्चों। बच्चों, सर आगे समझ में। XYZ एनीवन? क्या हम आगे चल सकते हैं अभी? Yes, sir. यस सर। आपको यहाँ पे दो चीजें आपको यहाँ पे दो चीजें लिखनी पड़ेगी। एक तो लिखिए आप हैम्बर्गर्स फिनोमेनन लिख लिया आपने कि मैं बोलूं? लिख लिया। हेलेंस इफेक्ट लिख लिया? हेलेंस इफेक्ट लिख लिया? यस सर, लिख लिया। हेलेंस इफेक्ट किस लेवल पे होगा? अगर आपसे कोई बोलेगा किस लेवल पे हेलेंस इफेक्ट होगा तो आप क्या कहोगे? लंग्स। सर लंग्स में। लंग्स में। और आपसे कोई कहेगा बोर्स इफेक्ट किस लेवल पे हो रहा है तो आप क्या कहोगे? टिश्यूज पे। गुड। सर CO2 जो है प्लाज्मा में है ना, जब जो बाइकार्बोनेट आयन जो है वो प्लाज्मा के अंदर किससे बाइंड करेंगे? सर सोडियम से, और सोडियम बाइकार्बोनेट से। यस, गुड। बोले आप मैं आगे चलूं फिर? यस सर। सर जैसे कि जो हेमोग्लोबिन था वो पहले कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड था सर, अगर वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो फिर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाएगा। तो जो फिर सर चीज यहाँ ज्यादा पे होगी। कहाँ बेटा, तो कहाँ? फिर यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज कब हुआ ही नहीं रिलीज, तो हाइड्रोजन कहाँ तो पे? सर मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जैसे कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड था, फिर कहाँ ऑक्सीजन के बाइंड है साथ कार्बन बाइंड हो। से? कहाँ है बाइंड है CO2 से सर? कहाँ पर? नहीं सर सर वो ओके, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाता होगा ना कभी, मतलब बाइंड होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन? हेमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी से बनता हीमोग्लोबिन है। कहाँ है? हाँ वो सर तो कार्बन वही। मोनोऑक्साइड से बनता है। हाँ सर मतलब सॉरी, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, और उसके बाद मतलब ऑक्सीजन ज्यादा हो गया तो फिर ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाएगा सर, तो फिर यहाँ पहले पे तो हाइड्रोजन तो एक रिलीज हुआ ही मिनट नहीं। एक मिनट पहले तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ गया है यहाँ पे? सर मैं यहाँ की कार्बन बात मोनोऑक्साइड वो पॉइजनिंग वाला केस है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से आ जाएगा? वो तो पॉइजनिंग वाला केस है। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वहां कहाँ से आ गया? हेलो, हेलो। यस। यस सर। कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे कहाँ से आ गया? सर मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही मतलब कह रहा था कि अगर वो हेमोग्लोबिन का भी हाइड्रोजन से बाइंड हुआ ही नहीं तो फिर वो रिलीज कैसे करेगा हाइड्रोजन, ये डाउट।
कहाँ कहाँ, यहाँ पर बात कर रहे हो, यहाँ पर? हेलो। मैं इस डायग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं मतलब ऐसे ही अच्छा ऐसे ही पूछ रहा है, हाँ चलो ऐसे ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बोलो एक बार सर बोलो। मतलब हीमोग्लोबिन अगर हाइड्रोजन से बाइंड नहीं हुआ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो फिर वो एसिड की तरह कैसे करेगा? हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन से बाइंड क्यों नहीं करेगा? क्यों, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है, क्यों नहीं करेगा, मतलब क्यों ऐसे, क्यों, मतलब इमेजिनरी, कुछ इमेजिनेशन कर रहा है क्या तुम? सर मतलब उस जगह पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर। क्यों नहीं होगा हाइड्रोजन अवेलेबल? अब तुम कहोगे सर आंखें, आंखों की जगह आंखें अवेलेबल नहीं हुई तो, अगर वो आंखें पीछे हुई तो हम बताओ कैसे दिखेंगे आगे? आंखें तो आगे ही होंगी ना बेटा। यस हम्म। सर। अरे ऐसे इमेजिनेशन कुछ भी क्यों करते हो, अपने आप को अननेसेसरी कंफ्यूज करते हो। अरे इमेजिनेशन करो तो लॉजिकल करो, क्यों नहीं होगा ऐसा? अब तुम कहोगे सर आरबीसी अगर ब्लड से गायब हो जाए तो बताओ क्या होगा? अरे क्यों हो जाएगी गायब? जो ओके प्रोसेस सर। है, जो आइंस है, वो ओके तो सर। रहेंगी ना। यस सर। नहीं नहीं समझे मेरी बात? समझ तो गया सर। ऐसे हमें इमेजिनेशन, आप लॉजिकल इमेजिनेशन कीजिए, ऐसे इमेजिनेशन का ऐसे तो फिर कुछ भी आप बोल सकते हो कि सर अगर ऑक्सीजन नहीं हुआ तो, सर अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं चला गया तो, सर कार्बनिक एनहाइड्रेस नहीं हुआ तो। अब मैं कहूंगा क्यों नहीं होगा, तुम कहोगे नहीं हुआ, शायद कुछ हो जाए उसको। अरे तो कोई, वो तो ट्रैफिक ह्यूमन रोड पे थोड़ी ना चल रहा है कि वो जाके एक्सीडेंट हो जाए। अरे ओके वो सर, बॉडी के ओके अंदर है। समझ आ गया। और बोलिए, फिर हम आगे चलें बेटा। काफी टाइम हो गया इसको समझाते हुए, आप लोगों ने सबसे ज्यादा टाइम लिया, हालांकि उसका कारण भी है ऑनलाइन का थोड़ा सा इफेक्ट है। हाँ बोलिए। बहुत मजा आता है, मैंने तो जब भी ये बताया है मुझे बहुत एकदम फील आ जाती है। सच बता, आप लोगों को फील आई या नहीं आई? Yes, sir. नहीं सर, हाँ? बिल्कुल नहीं। आई। हैं? आई? Yes, sir. नहीं आई? नहीं हाँ ये सर। नहीं आई सर। नहीं किसको आई नहीं आई बताओ? सर मुझे। सर हाँ, मुझे नहीं आई। क्या नहीं आई बताओ? सर मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मतलब इसे मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा दिक्कत नहीं, मैं बोलूँ फील फील सर फील फील। नहीं आई। सर फील तो आ गई। फील हाँ आई है वो सर। फील एट द एंड सब आता है ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फील आती है। मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं जब इसे पढ़ाता हूँ तो मुझे खुद फील आती है। आप लोगों को आई या नहीं आई? सर Yes, आ sir. गई। यस सर। क्लियर हो गया? क्या हम आगे चल सकते हैं बेटा? Yes, sir. यस सर, आगे चल यस सकते सर। ओके, तो ये हमने बात की CO2 के ट्रांसपोर्टेशन की, इसको याद रखें। काफी सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे। अब देखिए लाइन सेंटेंस में पूछ रहा हूँ, ये भी आपको कितना आएगा। 100 ml ऑफ ब्लड डिलीवर, सॉरी, डिलीवर कितना? 100 ml of blood deliver 4 ml of CO2, CO2 टू, क्या आना चाहिए बताओ, भर के बताओ क्या आएगा? सर लंग्स। यस वेरी गुड, एक्सलेंट। क्या आएगा? लंग्स। समझे? तो यहाँ पे हम भरेंगे लंग्स। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। तो 100 ml of blood delivers 4 ml of CO2 to lungs. Clear? यस सर। ओके, अब हम आगे चलेंगे फिर। चलेंगे बेटा। यस सर। और हम अब आपसे बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथिंग, है ना। हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की बात की आपसे, क्लोराइड शिफ्टिंग की सबकी बात की। अब हम बात करेंगे आपसे रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथिंग, ठीक है? चलें? यस सर। हाँ ये देखें, तो रेगुलेशन ऑफ द ब्रीथिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि ब्रीदिंग को अभी हम इतना ही बताएंगे, आगे जाके हम आपसे बात करेंगे। ब्रीदिंग हुई थी मेरी बात आपसे, ठीक है? यस सर। तो रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग, पहले मैं आपसे कुछ टर्म्स मैं डिस्कस कर लूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, है ना। पहले तो कुछ टर्म्स देख लें आप। ब्रीदिंग मैंने आपको बताई थी, कितने समय कितना होती है ब्रीदिंग?
ब्रीदिंग कितनी होती है? 12 to 16 12 टाइम्स to 15 times a minute. पर मिनट। पर मिनट। ओके, ठीक है। आइए देखें, हाइपरपनी, इसका मतलब क्या है? ब्रीदिंग रेट क्या हो जाए? इंक्रीज। ब्रीदिंग रेट अगर बढ़ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइपर पनी, हाइपरपनी। अच्छा, हाइपरपनी। हाइपरपनी लिखा? यस यस सर। हाइपोपनी, ब्रीदिंग रेट डिक्रीज अगर डिक्रीज हो जाए, हाइपोपनी, और राम नाम सत्य हो जाए तो एपनी। ना, जरूरी नहीं है राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन आदमी मतलब ब्रीदिंग स्टॉप हो जाए, अगर है ना, ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए, या तो डेथ के बाद हो सकता है, या किसी कारण से भी, कई बार शॉक के कारण भी ब्रीदिंग स्टॉप हो जाती है, पता है ना आपको? कभी शॉक लगता है तो भी ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है। अगर कोई कहे, है ना, कि एम्स में फर्स्ट रैंक आई है, तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए, है। हाँ सर। हाँ, ब्रीथिंग स्टॉप होगी, वापस रिज्यूम हो यस जाएगी, सर। ऐसे हमेशा यस के लिए नहीं सर। होगी, वापस रिज्यूम हो जाएगी, है। चलिए क्या? यस सर। Yes, sir. लास्ट ईयर ही हमारा एक बच्चा था, गगन दलाल करके, सुना है आपने? गगन दलाल, मेरी बात हुई थी, सुना है? हाँ सर, एक बार आप बता रहे थे। चलिए खैर छोड़िए। डिस्पनी, डिस्पनी का मतलब क्या होता है? पेनफुल ब्रीदिंग, दर्द हो अगर ब्रीदिंग में, है ना, तो डिस्पनी कहते हैं इसको। ऑर्थोपनी, सर ये है लास्ट में सब में। सर ये PNEA ब्रीथिंग से रिलेटेड है। हाँ हाँ बिल्कुल, नी शब्द जो है दैट इज रिलेटेड विद द ब्रीदिंग। ओके, समझे क्या? यस सर सर। इसका मतलब क्या है वैसे? नी इज रिलेटेड विद द एयर। देखो हमेशा याद रखें, नीमेटो, नीमो, नीमो इज रिलेटेड विद द एयर, दैट मींस एयर, तो इसलिए वो। ओके सर। ऑर्थोपनी का मतलब है कि नॉर, है ना, कंफर्टेबल ब्रीदिंग, देखना जरा, कंफर्टेबल ब्रीदिंग ओनली ड्यूरिंग अपराइट पोजीशन। नहीं समझे? तो एनी, जब कोई बंदा लेटा हुआ है तो वो कंफर्टेबली ब्रीथ कर पा रहा है, लेकिन उठ रहा है, चल रहा है, तो उसे दर्द हो रहा है ब्रीदिंग करते समय। नहीं समझे आप? समझ गया सर। यूपनी, ये यूपनी, दैट मीन्स नॉर्मल ब्रीदिंग। सर क्या है, ए या फिर सी? अरे ये बोलते रहे बाबा, लो मैं दोबारा ही बना देता हूँ। ये है नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, यस सर। बीएमआर समझते हो? बीएमआर यस सर, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर ज्यादा होगा, ब्रीदिंग रेट भी ज्यादा होगी। नहीं समझे? यस सर। नहीं सर, एक बार बता दीजिए। क्या बता दें? क्या बता दें? सर ये रिलेशन। रिलेशन? अच्छा, रिलेशन क्या? रिलेशन इनका बताओ, क्या रिलेशन बताओ मैं। बीएमआर जानते हो? बीएमआर, नहीं सर। अब बीएमआर नहीं जानोगे तभी तो रिलेशन नहीं मालूम है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो ये कोई भी पर्सन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में जब सोया हुआ है, उसमें वो कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है। कुछ लोग नॉर्मल कंडीशन में जब वो आराम कर रहे हैं तब भी उनका जो कंजप्शन रेट है एनर्जी का,
वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर बीएमआर ज्यादा, अगर कंजप्शन ज्यादा है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी उनको, तो उनकी ब्रीदिंग रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। हेलो, यस सर, नहीं समझी बेटा? समझ गए। बहुत बढ़िया, आगे चलें। यस सर। चलिए, तो हम बात करेंगे आपसे रेगुलेशन ऑफ द ब्रीदिंग। देखें, आगे चलूं मैं? सर हाँ बेटा। सर ये जो ऑर्थोपनी है हम्म। इसके अंदर जो अपराइट पोजीशन है वो अगर कोई खड़ा है सीधा है, अगर कोई लेटा हुआ है तो उसमें कंसीडर की जाएगी। लेटे समय, ले हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल टाइप, हॉरिजॉन्टल। ओके सर। ओके। यस सर। हम्म। चलें क्या बेटा आगे? सर मतलब स्टैंडिंग Yes, sir. पोजीशन में भी प्रॉब्लम होगी? हाँ हाँ हाँ, स्टैंडिंग पोजीशन में भी प्रॉब्लम, उठते बैठते खड़े वो सब करने, है ना। आप ऐसे लेटे हुए लोग, होता ना, देखो जब, है ना, कुछ प्रॉब्लम है तो आप देखिए वो खड़े होते हैं, बैठते हैं तो उनको दर्द होता है, सब, है ना। सब नॉर्मल लेटी हुई कंडीशन में ही वो कंफर्टेबल, ठीक है। चलें यस क्या आगे? तो रेगुलेशन की हम ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, देखें। जस्ट अ मिनट। तो रेगुलेशन हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, न्यूरल रेगुलेशन, ओके। और क्या होगा, केमिकल रेगुलेशन। थोड़ा सा हम हॉर्मोन्स का भी देख लेंगे, है तो नहीं आपके सिलेबस में, देख लेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो न्यूरल रेगुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, दैट इज द न्यूरल रेगुलेशन। क्लियर? यस सर। ओके, चलें तो न्यूरल रेगुलेशन की बात करें हम लोग। सर ये केमिकल और हार्मोनल रेगुलेशन में डिफरेंस ही क्या नहीं, है? केमिकल हार्मोनल यहाँ पे हार्मोनल नहीं है, केमिकल यहाँ पर है, CO2 वगैरह भी इफेक्ट डालते हैं, कुछ केमिकल्स भी इफेक्ट डालते हैं। जैसे हम बात करें किसकी, CO2 की, नहीं समझे? CO2 और CO2 H+ आयन जो है वो भी ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं, समझे? यस सर। ओके। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए, आज वो भी आएगा ना। आप क्यों परेशान होते हैं? कुछ मतलब केमिकल अलग लिखा है, हार्मोनल अलग लिखा है, दैट मीन्स कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी अलग लिखा है हम लोगों ने। यस सर। ठीक है, आइए तो देखें सबसे पहले न्यूरल रेगुलेशन। पेशेंस रखना चाहिए। न्यूरल रेगुलेशन, ठीक है। तो न्यूरल रेगुलेशन में हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, है ना। क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। देखें, ओके। क्या है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी। ठीक है। तो ये आपको सिचुएटेड कहां पर होगा, इट इज सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। कहां पर सिचुएटेड है ये, मेडुला ओब्लोंगाटा। ओके। तो इट इज सिचुएटेड इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। क्लियर? सर वो पोन्स में भी तो होता है थोड़ा। अरे बाबा, कहां से पढ़े हो तुम? सर मैंने, मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मैंने कहीं देखा तो था, मेरे को याद सा नहीं आ रहा। तो देखा है ना तो भूल जाओ भी, है ना। देखा, यस। दो तीन बातें, अगर आप दो तीन बातें देखा, हमने कहीं सुना था,
ये चीजें साइंस में अगर कम करोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि देखा सुना तो वह नहीं होता। हाँ, हमने एक्चुअली सब पढ़ा है, मैंने बिल्कुल अच्छे से मुझे याद है। ये अगर बात है तो बोलो, अगर ऐसी कोई बात है हमने कहीं सुना हवा हवाई वाली, तो मत बोलो। इट इज अननेसेसरी वे क्रिएटिंग द कंफ्यूजन, दैट्स इट, है ना। सो मेरा कहने का मतलब है, इफ यू आर फर्म ऑन योर प्लेस देन यू स्पीक, ओके। नहीं तो सुनो, पहले पहले सुनो और फिर बोलो, समझ गए? हेलो, हेलो बच्चों। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So it is situated in medulla and primarily responsible for regulation of breathing. ठीक है, क्लियर? अब इसके अंदर दो सेंटर मिलेंगे आपको। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है, इसके अंदर कितने पार्ट हैं? इट हैज 2 रेस्पिरेटरी ग्रुप्स। कितने कितने ग्रुप्स हैं इसके पास में? 2, ओके, समझे? सबसे पहला है DRG। क्या है? DRG। और द मीनिंग ऑफ DRG, दिस इज डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्या है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। देखा है आपको? हेलो बेटा, Yes, sir. दिख रहा है। सर दिख रहा है क्या? सर हाँ बेटा। सर वो पोन्स में भी होता है सर, मैंने वो विकिपीडिया पे देखा है सर। क्या पॉन्स में होता है? क्या चीज? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर? नहीं सर, उसके अंदर दो एरियाज होते हैं, न्यूमेटोटैक्सिक सेंटर एंड तो मैंने न्यूमोटैक्सिक सेंटर बता दिया आपको। और सर रेस्पिरेटरी सेंटर, ये सब नहीं नहीं, मैं क्या बोलूं, मैंने तुम्हें न्यूमोटैक्सिक सेंटर डिस्कस कर दिया है क्या? नो सर, मेरे को लगा वो सेम होते हैं इसलिए मैंने बोल दिया था। तो और आप विकिपीडिया में देख रहे हैं, और ऊपर से आप विकिपीडिया में देख रहे हैं। हाँ सर, वो मैंने पढ़ा तो किसी बुक के अंदर था, बट मेरे को वो याद नहीं आ रहा, तो मैंने नहीं इसे तो वो आप, विकिपीडिया में नहीं देखा था। यही मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो आप वेट नहीं कर सकते थे कि आएगा, वो चीज आएगी तो सब डिस्कस करेंगे? आप वेट नहीं कर सकते, आप विकिपीडिया में देख रहे ठीक है सर। हैं? क्या समझते हैं आप लोग टीचर को? मजाक समझते हैं आप लोग? नो सर। हैं? आपको जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पैसेंस, चीजें आएंगी आपको समझ में आएगा। आप विकिपीडिया में देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं? ये कोई डिसिप्लिन है आपकी क्लास का? आप पैसेंस तो रखिए। मैं व्हाट आई एम सेइंग कि आगे आगे मत बोलिए, आप पैसेंस रखिए, चीजें आएंगी अपनी जगह पे, तो आपको समझ में आएगा। ये उसमें होता है, जब आपको क्लियर नॉलेज नहीं है, आप विकिपीडिया में, बुक में आप क्यों देख रहे हैं? अभी ये टाइम है अभी देखने का। अभी क्लास में, आप क्लास में है, आप के नेट लेके बैठे हुए हैं, मोबाइल है? ये गलत बात है ना आपकी? क्या समझते हो आप लोग? इतना आप लोगों के अंदर मैनर्स नहीं है कि हम क्लास में बैठ के विकिपीडिया देख रहे हैं। ऑनलाइन क्लास है डजंट मीन कि आप कुछ भी करेंगे। आपको कुछ करने की आजादी नहीं मिलती ऑनलाइन क्लासेस। यू हैव टू रिस्पॉन्सिबल। जब मैं बोल रहा हूँ कि हैव पेशेंस, तुमसे जितना पढ़ा है तुमने जूलॉजी, उतनी हम पढ़ के भूल गए हैं। जितनी तुम पढ़ रहे हो उतनी हम भूल चुके हैं। तो हैव पेशेंस आएगी चीजें अपनी जगह पे। मुझे भी मालूम है तुम क्या बोल रहे हो, क्या बोलना चाहते हो, ये मुझे मालूम है। लेकिन मैं अभी उस चीजों में बोलने लगूं बीच बीच में, तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन? तुम्हारे फालतू के जवाब देते रहेंगे हम। मुझे अपने सेक्वेंस से, आप वो आएगा जब पॉन्स बरूली का, है ना, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, वो पॉन्स में सिचुएटेड होता है, तो आएगा तो बताएंगे। तो हैव पेशेंस ना। यस सॉरी। किस बात की उंगली है तुमको? किस बात की खुजली है तुम्हें? अननेसेसरी, आप जैसे बच्चे जो है अननेसेसरी क्लास को जो है वो खराब करते हैं। आइए देखें। तो व्हाट आई एम सेइंग, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मेडुला के किस पार्ट में मिलेगा? डॉर्सल साइड ऑफ मेडुला। कहाँ मिलेगा ये? डॉर्सल साइड ऑफ द मेडुला। क्लियर?
तो मेडुला के किस Yes. पोर्शन में मिलेगा आपको? डॉर्सल पोर्शन में। और क्या क्या करता है ये? इट जनरेट बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम। बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम किसको कंट्रोल कर रहा है? ये बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम मींस बेसिक, बिल्कुल जो हम नॉर्मल कंडीशन में ब्रीदिंग करते हैं, बिल्कुल नॉर्मल। तो ये जो डीआरजी है ये कहां मिलेगा आपको? डॉर्सल साइड ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। और क्या जनरेट करता है? इट जनरेट द बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम। समझे नहीं समझे? यस सर। है ना? यस आइए सर। समझ देखें। गया सर। हाँ, आइए देखें। The nervous signal released from this group कहां पे जाके काम करेंगे? ये ट्रांसमिटेड टू डायफ्राम पे और कुछ यस ट्रांसमिटेड इंटरकोस्टल टू मसल्स पे। AICM एंड डायफ्राम। क्लियर? ओके, कोई परेशानी आपको यहाँ तक? इस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? नो सर। EICM क्या है? हाँ बच्चे, EICM लिखा है क्या सर? हाँ, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, EICM, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल बताया मैंने आपको पहले भी, याद है? रिब्स के बीच वाले जो मसल्स होते हैं। रिब्स के बीच में तो दोनों ही होते हैं, इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है। ये बाहर की तरफ है ना? ये बाहर की तरफ है EICM। सर ये सिग्नल ये भेजते हैं कि उन्हें कब रिलैक्स करना है, कब कंट्रैक्ट करना है। हाँ भाई, बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम है ना, तो आपको देखिए जो रिब्स हैं ऑटोमेटिकली किसी नर्वस सिस्टम से कहीं से तो कंट्रोल हो रही है ना। यस सर। समझे? तो EICM और डायफ्राम यही मेनली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? बेसिक रेस्पिरेशन जो होता है उनमें यही दोनों मसल्स तो पार्टिसिपेट करती है। नॉर्मल जो रेस्पिरेशन है, नॉर्मल ब्रीदिंग जो है, उसमें तो यही दोनों मसल्स पार्टिसिपेट करेंगी, डायफ्राम एंड EICM। यस सर। क्लियर? ओके Yes, sir. Yes. सर। जो हाँ बेटा सर बोलो। जो IICM था उसे कौन कर रहा है? उसे कौन कर रहा है मतलब? उसे कौन मतलब ट्रिगर कर रहा है, सिग्नल भेज रहा है? दोनों को ही, यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं वो दोनों ही मसल्स पे आके टर्मिनेट हुए हैं, EICM पे और डायफ्राम की फ्रेनिक मसल्स पर। यस सर। वो था ना एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो फोर्सफुल एक्सपिरेशन के टाइम में हाँ, रहता तो है। उसके लिए दूसरा ग्रुप है, वो ये ग्रुप नहीं है, उसमें दूसरा ग्रुप काम करेगा। ओके अभी सर। रेस्पिरेटरी अभी बहुत बचा हुआ है पैसेंस। मैंने क्या बोला? है पैसेंस। यस आज सर। चीजें आती जाएंगी। अभी आपका मैं आगे का वेंट्रल ग्रुप बताने लग जाऊंगा आपको। अभी एक वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप आएगा तो वहां आएगा फिर वो। तो है पैसेंस ओके ना, सर। सारी चीजों को अपने सीक्वेंस में आने दीजिए, आपको सब मिलेगा। हाँ, अगर मैं आपसे बोल दूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने खत्म कर दिया है, आई कंप्लीटेड रेस्पिरेशन, फिर आप बोलिए कि सर वो है वो है वो है। आई एम नॉट कंप्लीटेड राइट नाउ, सो दैट सर मीन्स मेरे द को थिंग। लगा अभी वो भी नहीं करते होंगे। नहीं, क्यों करते होंगे? जो आएगा तो आएगा ना, अभी वो आएगा, उसके लिए भी कोई होगा। वो जब मैंने आपसे बोल दिया पहले ही कि बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करेगा, तो बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम में फोर्सफुल ब्रीदिंग तो आएगी ही नहीं। यस सर। जब फोर्सफुल ब्रीदिंग आएगी तब उन इंटरनल कॉस्टल मसल्स का काम आएगा। समझे आप मेरी बात? अभी तो यस हम सर। नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग। सर ये इंस्पिरेशन वाला है सर। देखिए इंस्पिरेशन जो होता है, इंस्पिरेशन जो होगा, एक्सप्रेशन तो अपने आप हो जाएगा। इंस्पिरेशन करना पड़ता है, आप एयर अंदर लोगे निकल तो अपने आप जाएगी। नहीं समझे आप मेरी बात? भाई मसल्स को कांटेक्ट करने के लिए आपको सिग्नल भेजना है, रिलैक्स करने के लिए थोड़ा ना सिग्नल भेजना है। जब कांटेक्ट होगी तो रिलैक्स तो होगी। नहीं समझे आप? तो मेन मेन चीज तो आपने लिए क्या है? इंस्पिरेशन है, इंस्पायर करना, एयर को अंदर लेना। तब लोगे अंदर, बाहर तो अपने आप चली जाएगी। नहीं समझे मेरी बात? Sir, समझ। सर उसके लिए Yes, सिग्नल sir, की जरूरत नहीं समझ पड़ती मतलब? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, सिग्नल की मेनली जरूरत पड़ती है आपको इंस्पिरेशन के लिए।
लेकिन अगर फोर्सफुल एक्सप्रेशन हो रहा है तो सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। अगर एक्सप्रेशन फोर्सफुल हो रहा है तो आपको सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। नहीं समझे? यस सर, समझ गए। समझ गए सर। है ना? एक्सप्रेशन अगर जैसे कि फोर्सफुल एक्सप्रेशन आएगा तो अपन बात करेंगे वहां पे। और बोलो। यस सर। और कुछ? नो सर। ठीक है, नो सर। ओके, समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम Yes. किसी तरह की? कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ओके, ओके डन, बाय बाय, है ना? गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय बाय, बाय, थैंक यू सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट बेटा।